हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूट्रिशन क्लासेज। तो कल हमने पढ़ लिया था एमिनो एसिड्स के बारे में। एमिनो एसिड्स में कौन कौन से लिमिटिंग एमिनो एसिड्स हैं, कौन कौन से एसेंशियल एमिनो एसिड है, और हमने एक आपको ट्रिक भी बताई थी जिससे आप एसेंशियल एमिनो एसिड्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, कीटी हाल में वीआईपी याद होगा। तो अभी हम ना एमिनो एसिड से एक कदम आगे चलेंगे, क्योंकि एमिनो एसिड्स जब जुड़ जाते हैं तो वो प्रोटीन बन जाते हैं, क्योंकि इसीलिए प्रोटीन को कहते हैं पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, प्रोटीन को जब तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, एमिनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड से मिलकर वो बना हुआ है। ठीक, सिंपल है। तो अब हमारे पास जो लेक्चर आएगा हमारा आएगा वो प्रोटीन के ऊपर आएगा। ठीक है, प्रोटीन पर। तो पहले थोड़ी बेसिक बातें मैं आपको प्रोटीन के बारे में बता देता हूँ। दरअसल आपका जो कोर्स है जीएनएम का इस बार वाला, इसमें प्रोटीन में मेनली न्यूट्रिशन है और प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री का भी पार्ट है। तो बायोकेमिस्ट्री का जो पार्ट है वो वाला पार्ट हमको डिटेल पार्ट है, वो हमें नहीं पढ़ना है ना। यानी कि प्रोटीन की जैसे स्ट्रक्चर हो गई, प्रोटीन के टाइप्स हो गए, ये सब हमें नहीं पढ़ना है ना, ये सब नहीं आएगा। लेकिन एक ब्रीफ में फिर भी आपको विद इन 2 मिनट्स में सारा बता देता हूँ कि प्रोटीन होता क्या है। एमिनो एसिड का पॉलीमर है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और प्रोटीन को हमने 4 स्ट्रक्चर प्रोटीन की हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं? एक तो होती है हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी को 1 डिग्री लिखते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी यानी तृतीय, और 4th डिग्री। ये स्ट्रक्चर्स होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें मेनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ प्रोटीन्स के नाम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा प्रोटीन जनरली देखने को मिलता है। तो आपने नाम सुना होगा इंसुलिन का, है ना। इंसुलिन का नाम सुना आपने? इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है और ये काम क्या करता है? ये एक हार्मोन भी है, तो इसका मतलब प्रोटीन हार्मोन भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कभी पेप्सिन का नाम सुना हो? पेप्सिन खाने को पचाने वाला एक एंजाइम है जो कि स्टमक में मिलता है। ये भी क्या है? एक टाइप का प्रोटीन ही होता है ना। नाम के पीछे इन आ रहा है इसमें भी, ये भी एक टाइप का प्रोटीन है। पेप्सिन ले लो, ट्रिप्सिन ले लो, एक्टिन ले लो, मायोसिन ले लो, किरेटिन ले लो, बोन में मिलने वाला ओसिन प्रोटीन ले लो, कार्टिलेज में मिलने वाला, उपास्थि में मिलने वाला कॉन्ड्रियोटिन ले लो, स्किन में मिलने वाला डर्मेटिन ले लो। तो ये सारे के सारे जो है ना कहीं प्रोटीन हो जाते हैं। और यही हमारा इनका फंक्शन भी इसी से याद कर सकते हैं कि प्रोटीन के काम क्या है। तो इंसुलिन का काम क्या है? शुगर को कंट्रोल करना। पेप्सिन का काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना। तो इससे जितने टाइप के प्रोटीन हम पढ़ेंगे उनके काम भी अलग अलग होंगे, तो प्रोटीन के काम भी बहुत सारे हो जाएंगे। अब मसल्स बनती है एक्टिन मायोसिन से बनती है, तो एक्टिन मायोसिन का काम क्या हो गया? मसल बिल्डिंग हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं हमारे पास। हमारा जो न्यूट्रिशन वाला पोर्शन आएगा प्रोटीन के अंदर। अब प्रोटीन की खासियत क्या है कि प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, और लिपिड भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन में एक्स्ट्रा है, और यही नाइट्रोजन जो है यही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ये नाइट्रोजन हमारे मसल मास को बनवाने के लिए, यही नाइट्रोजन हमारे डीएनए को बनवाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन के अंदर लगभग 16% नाइट्रोजन होती है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो हमारे पास होता है 16%। ठीक है। दूसरा, टोटल बॉडी वेट का 20% भाग हमारा 20% भाग बना होता है प्रोटीन का। हमारी बॉडी के अंदर जब इसको देखा जाएगा ना कंपोजिशन, तो उसके अंदर प्रोटीन का पार्ट 20% पार्ट निकलेगा। ठीक, इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन सिंपल, बॉडी बिल्डिंग, मसल्स बनाओ, एक्टिन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो प्रोटीन ही रिपेयर करता है। सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन भी एक टाइप का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में भी प्रोटीन होता है। ग्लोबिन जुड़ा हुआ है नाम के आगे। दुनिया भर के एंजाइम्स, दुनिया भर के हार्मोन्स, सब हमारे पास मैक्सिमम प्रोटीन है। हार्मोन ऐसा नहीं कि सारे हार्मोन प्रोटीन ही होते हैं, कुछ हार्मोन स्टेरॉइड भी होते हैं, पर काफ़ी, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, और एक आपका आता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोटीन है। ठीक है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, वो भी एक हार्मोन। ग्लूकागोन क्या है? प्रोटीन है ना। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। तो इसमें से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ प्रोटीन?
आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ प्रोटीन। ऑप्शन आपको दे देता हूँ, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन। ये 4 हार्मोन हैं, सब जानते हैं ये 4 हार्मोन हैं। इन 4 हार्मोन से कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है? तो इसमें से आप ये देखो, एस्ट्रोजन जो है क्या है, एस्ट्रोजन तो मैं बोल दिया अभी आपको। एस्ट्रोजन क्या है? स्टीरॉइड है ना। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं ये सब क्या होते हैं? स्टीरॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में अगला हमारे पास में आ जाता है प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, प्रोटीन कहाँ से मिलता है। तो प्रोटीन आपको मिलेगा एनिमल सोर्स से भी मिलेगा और आपको वेजिटेबल सोर्स से भी मिलेगा, दोनों सोर्सेज से मिल जाता है। मतलब अब जैसे मैं हूँ, मेरी बॉडी में मसल में प्रोटीन इकट्ठा हो गया, अब कोई मुझे जानवर खाएगा तो उसको भी तो प्रोटीन मिलेगा ना। इसी तरह से जो लोग एनिमल के बॉडी में प्रोटीन इकट्ठा हो रहा है उस प्रोटीन को हम लोग कंज्यूम करते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो करते हैं, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए नॉन वेज का ऑप्शन घट जाता है, तो वो वेजिटेरियन डाइट से प्रोटीन लेते हैं। तो कहाँ कहाँ से प्रोटीन हमारे को मिल सकता है? तो नॉन वेजिटेरियन डाइट में हमारे पास में प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है? एक मिल सकता है हमारे को मिल्क से। मिल्क नॉन वेजिटेरियन, ये तो कैसी बात कर दी, मिल्क तो भगवान पे चढ़ता है। एनिमल सोर्स है ना, नॉन वेजिटेरियन नहीं, एनिमल सोर्स, एनिमल से मिल रहा है। तो मिल्क जो है वो एनिमल से मिलता है। तो जो लोग वीगन होते हैं, वीगन जानते हो? वीगन आजकल वीगन बहुत चल रहा है। फिल्म एक्टर बहुत कह रहे हैं हम तो वीगन डाइट पर है ना। फिल्म में बहुत आजकल दिखा रहे हैं वीगन डाइट क्या होती है। तो वीगन डाइट क्या होती है? एक तो होता है नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल को खा लेते हैं, एक होता है वेजिटेरियन जो प्योरली वेजिटेरियन डाइट पर होते हैं, जो एनिमल को नहीं खाते, मांस नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, है ना, फिश नहीं खाते। और एक होता है वीगन जो एनिमल से किसी भी चीज़ को नहीं लेंगे, यानी कि एनिमल से वो मिल्क भी नहीं लेंगे, तो उनको कहलाता है वीगन डाइट, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल सोर्स से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, अंडा मिलता है, फिश मिलती है। ये सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स इनके अंदर ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा नॉन वेजिटेरियन डाइट में एसेंशियल एमिनो एसिड ज़्यादा मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा? क्योंकि एसेंशियल एमिनो एसिड बॉडी के अंदर होता है, जिसके पास नहीं होता उसको बाहर से खाना पड़ता है। अब जैसे मैं हूँ, ह्यूमन है, तो जिस तरह से ह्यूमन है उसी तरह से बेचारा गोट भी है, बकरी भी है ना, है तो दोनों मैमल्स। अब दोनों मैमल्स हैं तो एसेंशियल एमिनो एसिड बकरी के अंदर है, मेरे अंदर है, तो उसके अंदर भी होगा, मैमल्स हैं तो उसके अंदर होगा। तो कहाँ से आया? उसने जो भी घास फूस चरी या कहीं से किया तो उसको एसेंशियल एमिनो एसिड उसने ले लिया है जैसे तैसे, है ना। ऐसा तो कहीं नहीं कि घास फूस में बिल्कुल ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, तो उसने एसेंशियल एमिनो एसिड इकट्ठे कर लिया। अब वो एसेंशियल एमिनो एसिड उसकी मसल्स में चले गए प्रोटीन के रूप में, तो उस प्रोटीन को जब कोई खाएगा तो उसको एसेंशियल एमिनो एसिड मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में एक बात आती है कि एक प्रोटीन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन जो होगा वो बेस्ट सोर्स होगा। क्यों होगा बेस्ट सोर्स? क्योंकि एक प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा होती है, अराउंड 100 होती है, यानी कि इसको जब खाएंगे तो हमारे को बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा। मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोटीन की हमें मिलेगी अंडे से, और डाइजेस्टिबिलिटी इसकी अच्छी होती है, डाइजेस्टिबल हो जाता है। अब आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, कई लोगों को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, एक बीमारी भी हो जाती है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस उन लोगों को होता है जिन लोगों को दूध से एलर्जी हो जाती है। वो लोग दूध नहीं पी सकते, ना गाय का दूध पी सकते, ना भैंस का दूध पी सकते। तो वो लोग क्या पीते हैं फिर? वो सोया मिल्क का दूध पीते हैं, है ना। सोयाबीन आती है, सोयाबीन से मिल्क बनाया जाता है, वो पीते हैं वो लोग, ठीक। उसमें लैक्टोज नहीं होता। तो आपने कभी ऐसा सुना कि अंडे के प्रोटीन से एलर्जी होगी, किसी को खाया नहीं जा सकता? बहुत रेयर किसी को हो सकती है, बहुत रेयर, लेकिन लैक्टोज से एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्या कमेंट आ रहा है? एस्ट्रोजन, वेरी गुड वेरी गुड, एस्ट्रोजन आंसर दिया नीतू मीना ने। सर हेल्थ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? हेल्थ बनाने के लिए हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, प्रोटीन डाइट खानी पड़ेगी। आपको प्रोटीन डाइट में क्या खा सकते हो? आप अंडे खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, मटन खा सकते हो। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर क्या लोगे आप?
मिल्क ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, दही ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा फैट भी चाहिए बॉडी के लिए। और एक ऑप्शन है सर पेन का कलर चेंज करो, तो पेन का कलर भाई मेरे को चेंज कैसे करना है इसमें, इसके अंदर यहाँ ये हो गया चेंज, ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो वापस आ जाता है कमेंट्स के बाद में। तो हमें बात कर रहा था कि डाइजेस्टिबिलिटी होती है किसकी, होती है एग्स की, मिल्क की नहीं होती। मिल्क की नहीं होती क्योंकि मिल्क से कई लोगों को एलर्जी होती है, इसलिए अंडे को, एग को सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स बताया गया है। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे पास में वेजिटेबल सोर्सेज। तो वेजिटेबल सोर्सेज में हमारे पास क्या है, तो मैंने कल की क्लास में बताया था पुअर मेंस मीट, कौन बताया था, दाल को बताया था। पल्सेज हो गई हमारे पास, सिंपल दाल हो गई। लेकिन दाल के अलावा भी कुछ चीज़ हो सकती है, अनाज, गेहूँ। गेहूँ में प्रोटीन होता है कि नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो होता है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल एब्सेंट हो। कल हमने क्या बात की थी कि गेहूं में कुछ एमिनो एसिड नहीं होते, थ्रियोनिन नहीं होता, लाइसिन नहीं होता, लेकिन बाकी 8 तो होते हैं। अब बाकी 8 होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें प्रोटीन है, लेकिन वो थोड़ा कम है, लिमिटिंग है। ठीक है, ये हमने बात की थी। नंबर ऑफ कंसंट्रेशन थोड़ी कम होगी गेहूं में, लेकिन कुछ तो होगा ना, मामा से कहना मामा अच्छा, कुछ तो है। ठीक है, तो हमारे पास पल्सेज हैं, उसके बाद दूसरा हमारे पास सीरियल्स है, और इसके बाद हमारे पास में बीन्स हैं। ये बीन्स कौन है, मिस्टर बीन वाला बीन नहीं है ये है बीन्स, फली, सेम फली, फलियां आती है ना, तो ये बीन्स फलियों को बोलते हैं हम। इसके बाद नट्स, नट्स कौन, काजू बादाम नट्स हो गए, थोड़ा बहुत इनमें भी होता है। अब ये एसेंशियल एमिनो एसिड में पुअर होते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं एब्सेंट होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, एब्सेंट है, पुअर है ना। गेहूं में एसेंशियल एमिनो एसिड है लेकिन थ्रियोनिन लाइसिन नहीं है। पल्सेज में मिथ्योनिन नहीं है, कल बताया था सिस्टीन नहीं है। ठीक है, अब लेकिन इंडिया में पल्सेज एंड सीरियल्स आर मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन इंडिया। पल्सेज एंड सीरियल्स आर मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया को गरीब कंट्री माना जाता है, और पल्सेज एंड सीरियल्स जो है सस्ते होते हैं चिकन की तुलना में। आप मार्केट में चिकन खरीदने जाओगे आपको 250 रुपये किलो मिलेगा, 250 रुपये किलो लेकर के आओगे, आप दाल लाओगे 120 रुपये किलो मिलेगी, कोई सी भी दाल 120 से ऊपर नहीं आ रही है अभी। 250 रुपये किलो का चिकन लाओगे, एक परिवार में एक दिन में बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। दाल लाओगे, वो 1 किलो दाल आपकी कम से कम 10 दिन चलेगी परिवार में, तो सस्ता हो गया ना, है ना। अब ठीक है, अब दिख रहा है पेन, और बड़ा करना है। अब ठीक है, अब थोड़ा, अब बराबर बड़ा हो गया, अब अच्छे से दिख जाएगा, अब तो चांद से भी दिख जाएगा मेरे हिसाब से, इतना बड़ा तो समझ में आ गई आपको। इसलिए क्या है कि दालें जो है वो सस्ता है चिकन की तुलना में या नॉनवेज की तुलना में। अब ये हमारे पास में आ जाता है अगला पॉइंट हमारा कि किस फूड आइटम में कितना प्रोटीन है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वो किसमें है, वो है हमारे पास सोयाबीन में। सोयाबीन के अंदर है हमारे पास 43 ग्राम पर 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का सोयाबीन लोगे आप तो उसके अंदर 43 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टॉप पे सोयाबीन, यानी कि वेजिटेरियन फूड ही सबसे टॉप पर है प्रोटीन के मामले में। यानी कि यहाँ पर फिश भी नहीं है, मीट भी नहीं है, एग भी नहीं है ना, और मिल्क भी नहीं है जो कि एनिमल से मिलता है। सोयाबीन के पास सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, इसलिए आजकल सोयाबीन का उपयोग बढ़ गया है, और सोयाबीन के कई कई फूड इस तरह से बनाए जा रहे हैं जो मीट को रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन फिर एक समस्या आती है कि यहाँ जो प्रोटीन है सोयाबीन वाला, ये एनिमल ओरिजिन का नहीं है। एनिमल ओरिजिन का नहीं है, ये प्लांट ओरिजिन का है, इसलिए इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स की कमी हो सकती है, क्योंकि सोयाबीन है तो पल्स होने की वजह से इसमें मिथ्योनिन की डेफिशिएंसी मिलेगी। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोयाबीन के अंदर थोड़े एस्ट्रोजन का कंटेंट होता है। वो एस्ट्रोजन का कंटेंट क्या कर सकता है, अगर कोई प्योर सोयाबीन खाएगा तो एस्ट्रोजन का कंटेंट वो मेल की बॉडी में बढ़ा सकता है। इसलिए सोयाबीन से आजकल नगेट्स बनाए जाते हैं जिनमें से ऑयल को निकाल दिया गया, तो एस्ट्रोजन क्या ऑयल में मिक्स रहता तो वो निकल जाएगा बॉडी से बाहर सोयाबीन की। अब पल्सेज के पास कितनी आ गई, 22 to 25,
कहीं कहीं बुक में 21 से 28 भी लिखा हुआ है, ठीक है। फिश में 21, मीट में 20, एग में 13 और मिल्क में, काउ मिल्क में 3 ग्राम पर 100 ml, इतना ही प्रोटीन होता है। तो सबसे टॉप में जो प्रोटीन आ रहा है वो हमारे पास सोयाबीन में आ रहा है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और जब एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि इनमें से किसके अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपको मीट मिलता है। जैसे मीट ऑप्शन में देखते हो आप फटाक से आंसर यस कर देते हो कि भाई यही आंसर है, जबकि ऐसा नहीं होता है, आपको सोयाबीन उसका आंसर लिखना है। जब आपसे पूछा जाएगा वेजिटेबल कंटेंट में किस में ज़्यादा है, तो आप सोयाबीन ही लिखोगे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये याद रख लेना। टेबल सर ने बताई थी कि 43.2 है, एग्जैक्टली 43.2 होता है, एग्जैक्ट अमाउंट है इसका 43.2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बाकी सब तो चलता रहेगा। और अगर नॉन वेजिटेरियन में देखा जाए तो फिश में और मीट में लगभग लगभग बराबर है, फिश में थोड़ा ज़्यादा है। अब आ जाता है हमारे पास में नेक्स्ट स्लाइड में कि प्रोटीन एनर्जी रेशो, ये क्या चीज़ होती है, प्रोटीन एनर्जी रेशो। तो प्रोटीन एनर्जी रेशो अब क्या है, तो हमने क्या किया कि हमने प्रोटीन जितना खाया दिन में, वो हमारे दिन भर की एनर्जी का कितना प्रतिशत भाग बना रहा है। मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि हम दिन भर में जो एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, रेफरेंस की याद रखो। फीमेल की कितनी थी, 1900 किलो कैलोरी थी। सीडेंट्री की, जो कुछ भी नहीं कर रही थी, घर में पड़ी पड़ी सो रही थी, और जो घर में आदमी पड़ा पड़ा सो रहा था, उसकी थी 2300 किलो कैलोरी। तो इसमें से हमको चाहिए कि लगभग 15 से 20%, 15% तो हमारे को प्रोटीन से मिलनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये जो चीज़ है प्रोटीन एनर्जी रेशो होती है कि कितनी प्रतिशत एनर्जी हमारे को प्रोटीन से मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रोटीन क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है कि हमको कितना प्रोटीन खाना है। फॉर्मूला क्या है, पीई रेशो बराबर एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन एंड टोटल एनर्जी इन डाइट मल्टीप्लाई बाई 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत में आ जाएगा। तो डाइट में हमको कितनी एनर्जी मिल रही है और उसमें से प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिल रही है वो हमारे को देखनी है। यहाँ पर रेफरेंस एडल्ट मेल की पीई रेशो 8.3% तो होनी ही चाहिए, मिनिमम है, मिनिमम। भाई हम तो 15% बोल रहे थे ऑप्टिमम में, लेकिन हमने मिनिमम दे दिया कि 8.3% एनर्जी तो हमारे को प्रोटीन से मिलनी ही चाहिए दिन में। अब कुछ फूड आइटम्स हैं जिनमें पी रेशो कितना होता है, मतलब फिश है, तो फिश को जब आप कोई खाएगा ना, तो उस फिश से जितनी एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी का 80% पार्ट उसको प्रोटीन से मिलेगा। यानी कि फिश के अंदर प्रोटीन का इतना अच्छा क्वालिटी होता है कि उसके अंदर पीई रेशो 80% है। यानी कि फिश को खाने से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी का 80% भाग हमारे को किससे मिलेगा, प्रोटीन से मिलेगा। यानी कि बाकी 20% ही उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट होगा। मिल्क से ओनली 20%, 20%। इसका मतलब इसमें प्रोटीन के अलावा 80% चीज़ों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है। और होता भी है, मिल्क में फैट होता है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट भी होता है। दालों में 24% दालों से मिल जाएगा, और चावल में, राइस में ओनली 8%, और गेहूं में 11%, व्हीट में 11%। तो जो हमारे चावल है वो सबसे बेकार सोर्स है हमारे पास में प्रोटीन के लिए। और इसके अंदर देखो हमने बोला रेफरेंस एडल्ट मेल का 8.3% है, तो यानी कि रेफरेंस एडल्ट मेल के लिए डेली डाइट में चावल एडवाइजेबल नहीं है। तो हमारे पास में ऐसा हो सकता है कि क्या हो सकता है कि हमसे सवाल पूछें कि इनमें से कौन सा फूड रेफरेंस एडल्ट मेल की पी रेशो को जस्टिफाई नहीं करता। उसके अंदर ऑप्शन में हमको फिश, मिल्क, पल्स एंड राइस दे दिया, या मान लो फिश की जगह व्हीट दे दिया, तो हमारे को राइस इसके अंदर करना है, ठीक है। अब रेफरेंस एडल्ट मेल का ये मिनिमम है 8.3, इसके बाद सब ज़्यादा है। एडल्ट फीमेल पे आ जाओगे तो 9.1 है ना। इसके बाद आप प्रेग्नेंट लेडी पे आ जाओगे तो वो 10.3 या 4 के अराउंड है। लैक्टेशन में चले जाओगे तो और ज़्यादा 11 के आसपास आ जाएगा, और जो एडोलेसेंट एज में भी 11.5 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो कमेंट पे पूछा है प्रेग्नेंट वुमेन को कितना ज़रूरी है, तो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए अराउंड 10.3% जो है हमारा पी रेशो होना चाहिए, ठीक है। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा डेली कितने प्रोटीन की जरूरत होगी। तो डेली देखो आइडियली हमारे पास में 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की जरूरत होती है। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का मतलब क्या हुआ,
1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। जैसे मेरा 60 किलो का वजन है अगर, तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में खाना है। अगर मेरा वजन 70 किलो है तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन दिन में खाना है। अगर 100 किलो वजन है तो 100 ग्राम प्रोटीन दिन में खाना है। हमने जब कल की क्लास बताई थी तो उसमें बताया था रेफरेंस की, जब बात कर रहे थे तो रेफरेंस में बोला था कि अगर 60 किलो का रेफरेंस मेन को लेके चलते हो तो 60 ग्राम प्रोटीन उसको खाना है। फिर मैंने 60 किलो की जगह बोला था रेफरेंस मेन की वैल्यू 65 किलोग्राम है। तो आपको मैंने बोला भी था कि अभी लेटेस्ट चेंज हो गया है। तो सन 2010 से पहले ना पुरानी किताबें जो हैं उनमें आपको रेफरेंस मेन की वैल्यू 60 मिलेगी। पहले रेफरेंस मेन की वैल्यू 60 थी और रेफरेंस फीमेल की वैल्यू थी 50। अब चेंज करके रेफरेंस की तो कर दी मेल की 65 और फीमेल की कर दी है 55 किलो। ये चेंज हो गया है डाटा, है ना। अगर आपके एग्जाम में 65 और 60 दोनों ऑप्शन में आए तो आपको 65 आंसर करना है। अगर दोनों में से एक ही आए तो 65 और 60 में से ओनली 60 आए, 65 नहीं आए तो फिर तो 60 कर सकते हो, है ना। तो उनको पास वाला देखना है आंसर। लेकिन अगर दोनों आता है तो 65 हमारे को करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम सिंपल लेके चल रहे हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट आ गया। प्रोटीन की क्वालिटी को कैसे असेस किया जाए, मेथड देखो। अभी तो हम बात कर रहे थे क्वांटिटी की। क्वांटिटी में क्या कर रहे थे कि हमको कितना लेना है, क्वांटिटी में मात्रा कितनी ले रही है। अब हमको लेना है क्वालिटी की बात करनी है। क्वालिटी मतलब कि अमीनो एसिड की क्वालिटी देखेंगे। देखो हमारे पास हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि हमको बॉडी को एसेंशियल अमीनो एसिड सारे मिल जाए। जब एसेंशियल अमीनो एसिड हमको सारे मिलेंगे तो कहाँ से मिलेंगे, वो गेहूं में है नहीं, पल्स में है नहीं। तो ये बात पता कैसे चली, तो ये हमने कहीं ना कहीं एनालिसिस किया होगा, लेबोरेटरी में जांच की होगी, तभी तो पता चली ना ये बात। तो इसके लिए हम कहते हैं कि जिस प्रोटीन से एमिनो एसिड मिल जाएगा वो अच्छा एमिनो एसिड होगा। तो यहाँ पे एक स्कोर होता है डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल एमिनो एसिड स्कोर, दिया। क्या दिया, स्कोर दिया है, ज़्यादा तो दिया नहीं है, स्कोर दिया है। डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल एमिनो एसिड स्कोर, ये आज की तारीख में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है प्रोटीन की क्वालिटी एसेस करने का मेथड। ठीक है, डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल एमिनो एसिड स्कोर अभी ये नंबर 1 पे चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि प्रोटीन की क्वालिटी को एस्टिमेट करने के लिए, असेस करने के लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा नंबर 1 पर है, वो हमारा ये वाला आएगा। इसके बाद में, इससे पहले ये चलता था PDCS, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। इसके पहले अमीनो एसिड स्कोर चलता था। इसके पहले प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो चलता था। इसके पहले बायोलॉजिकल वैल्यू चलता था और एक नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन भी चलता है। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जितना प्रोटीन खाया उसमें से कितना प्रोटीन आपके शरीर में इकट्ठा रहा नाइट्रोजन के रूप में, उसको नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन बोलते हैं। नेट मतलब फाइनल, प्रोटीन यूटिलाइजेशन मतलब यूज कितना किया आपने, यूटिलाइज कितना किया। आपको इस पूरी स्लाइड में केवल एक चीज याद रखनी है, ये दिया, ये नंबर 1 पे चल रहा है क्वालिटी असेसमेंट के लिए। एक नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन आप याद रख लेना, ये 2 चीजें ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट इसके अंदर है नहीं। अब आ जाता है, देखो आ गया, मैंने कहा था नहीं ये 2 ही इंपॉर्टेंट है। एक तो दिया में तो क्या है, दिया में हमने बता दिया क्वालिटी असेसमेंट के लिए नंबर 1 है। दूसरा क्या, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। तो हमने प्रोटीन को खाया, अब खाने के बाद वो हमारी बॉडी में रहा कि नहीं रहा, उसके हिसाब से ही हम नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन बोलेंगे। हमने प्रोटीन खाने के बाद में हमारी बॉडी कितना प्रोटीन यूटिलाइज कर रही है, कितने प्रोटीन को एक्सेप्ट कर रही है और कितने प्रोटीन को बॉडी में रख रही है, उसी को हम नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन क्या हो गया, NPU, नाइट्रोजन रिटेन्ड बाई बॉडी। बॉडी कितने नाइट्रोजन को रख रही है, और नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन से मिलेगा। और प्रोटीन में कितना नाइट्रोजन होता है, 16% नाइट्रोजन होता है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। NPU को निकालने का तरीका क्या है कि किसी भी फूड की बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट क्या है। मतलब कि आपके पास जो फूड है उस फूड में पहली बात तो नाइट्रोजन का या प्रोटीन का डाइजेस्टिव बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी है, प्रोटीन कितना है, पहली बात तो। दूसरा डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट, मतलब डाइजेशन करने के बाद में कितना परसेंटेज हमारी बॉडी में जाएगा। पहली बात, मान लो हमने कह दिया 100 ग्राम का आपने कोई प्रोटीन का पीस ले लिया या किसी फूड ले लिया, उसमें से 40% प्रोटीन होता है तो बायोलॉजिकल वैल्यू हो गई। अब इस 40% प्रोटीन को हमने खाया तो खाने के बाद पूरा का पूरा थोड़ी हजम होगा या पूरा का पूरा थोड़ी एब्जॉर्ब होगा, कुछ हमारा लॉस भी होगा, फिसीज में लॉस होगा, थोड़ा
बॉडी में कहीं और लॉस होगा, कोई डाइजेशन में टूट जाएगा। तो मान लो हमारा डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट 30% है कि हम जितना प्रोटीन खाते हैं उसका 30% हमारा मिल जाता है शरीर को। तो 40 गुणा 30 बटा 100 कर दो, तो यानी कि 12 आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि 100 ग्राम में से 12 ग्राम हमारे शरीर को मिलेगा। ये है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, इस तरह से निकाल सकते हैं एग्जाम में। हालांकि मेरे को लगता नहीं आप लोगों के आएगा, बाई चांस आएगा भी तो बायोलॉजिकल वैल्यू देंगे, डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट देंगे, तो आप एनपीयू निकाल देना। अंडे का नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन 96 से सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट कितना हो सकता था? 100 हो सकता था। 100 किसी भी खाने में नहीं मिलता भैया, 100 किसी भी खाने में नहीं मिलता है, 96 मिलता है अंडे में। इसलिए अंडे को ही बोल दिया कि तू ही 100 है हमारा। तो जब 100 किसी में होता ही नहीं है तो 96 से ऊपर भी किसी में नहीं होता, तो इसको अंडे को ही अपना 100 मान लिया और इसी को कह दिया कि तू ही हमारा रेफरेंस प्रोटीन है आज से, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रेफरेंस प्रोटीन है ही नहीं, इसलिए अंडे को ही रेफरेंस प्रोटीन मान लिया। अब आपसे पूछ ले व्हाई एग इज कंसिडर्ड एज ए रेफरेंस प्रोटीन, आपके पास ऑप्शन में दे दे बिकॉज इट्स एनपीयू इज नियर अबाउट 100 और इट्स एनपीयू इज 96। आपसे बोल दे कि अंडा हमारा रेफरेंस प्रोटीन क्यों है, इसका आंसर दो। नंबर 1 ऑप्शन दे दिया, एनपीयू इज नियर 100, एनपीयू 100 के आसपास होता है। दूसरा, इट हैज मोर प्रोटीन। तीसरा, इट हैज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ऐसे करके कुछ भी दे दिए ऑप्शन। तो बातें तो सारी सही है, प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड भी ज़्यादा होते हैं, बातें सारी सही है, लेकिन किस वजह से रेफरेंस प्रोटीन दिया गया है इसको, वो बात यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो एनपीयू इसका 100 के अराउंड है। ठीक है, इसके बाद में एक बात और कही है कि एक नॉर्मल अंडा अगर 60 ग्राम का कोई लेते हैं, देखो मुर्गियां भी बदमाश हो गई आजकल, पहले मुर्गियां देती थी जो अंडा वो 70 ग्राम का आता था, अब आजकल के मुर्गियों की जगह आ गए बॉयलर। तो बॉयलर जो है उनको बेचारों को परेशान कर करके उनसे अंडे निकलवाए जाते हैं जल्दी से जल्दी। पोल्ट्री फार्म वाले क्या करते हैं, उनसे जल्दी से जल्दी अंडे दो ताकि हम कमाएं, तो जल्दी से जल्दी अंडे देने के चक्कर में मुर्गियाँ क्या फिर छोटे छोटे अंडे देती है, तो अंडे का साइज अब थोड़ा कम हो गया है, तब 60 ग्राम का अंडा आता है। 60 ग्राम के अंडे के अंदर एक के अंदर 70 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, 6 ग्राम हमारे पास प्रोटीन होता है। 60 ग्राम के अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन है, यानी कि 10% प्रोटीन अंडे के अंदर होता है। 6 ग्राम ही इसके अंदर फैट होता है और पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तो अंडे में होता नहीं है, प्रोटीन ही ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट हम खा लेते हैं, फिर अंडे का आमलेट बनाते हैं, दोनों साइड ब्रेड लगाते हैं, ब्रेड में होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और विटामिन सी का पुअर सोर्स है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विटामिन सी का पुअर सोर्स है या नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में दे देंगे क्वेश्चन कि एक के अंदर इनमें से क्या नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 2 फैट, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B12, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। तो आपका आंसर वहाँ पे बन जाएगा विटामिन सी। ठीक है, अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आता है, अब एग पढ़ लिया तो एग में हमने बता दिया आपको क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारे पास में आ जाता है मिल्क। तो मिल्क के अंदर हमारे पास में आपको शुरू में बता दिया था मैंने प्रोटीन कंटेंट कितना है, वो तो मैंने 3 ग्राम बताया था आपको। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कंपैरिजन में पूछा जाता है कि फैट कौन से मिल्क में जाता है। 4 तरह का मिल्क हम पढ़ते हैं यहाँ पे, बफेलो मिल्क, गोट मिल्क, काउ मिल्क एंड ह्यूमन मिल्क। ये 4 तरह का मिल्क हम पढ़ते हैं। अब इसमें से पूछा जाता है कि फैट कंटेंट किस में ज़्यादा है, प्रोटीन कंटेंट किस में ज़्यादा है, लैक्टोज कंटेंट किस में ज़्यादा है और एनर्जी कंटेंट किस में ज़्यादा है। तो देखो फैट ही एनर्जी को बनाती है, क्योंकि हमने आपको बताया था एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन देता है 4 किलो कैलोरी और फैट देता है 9 किलो कैलोरी। ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको। तो मतलब जिसमें फैट ज़्यादा होगा उसमें ही एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा फैट होता है भैंस के दूध में, बफेलो मिल्क में, फिर आता है गोट मिल्क यानी कि बकरी का दूध, फिर आता है गाय का मिल्क और फिर आता है ह्यूमन का मिल्क, इंसान का मिल्क जो आता है। तो सबसे ज़्यादा बफेलो के मिल्क में ही फैट होता है, इसलिए एनर्जी भी सबसे ज़्यादा बफेलो के मिल्क में ही मिलेगी। ठीक है, अब प्रोटीन की बात करो, प्रोटीन भी सिमिलर है बफेलो, प्रोटीन भी सिमिलर है बफेलो, भैंस के मिल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, फिर गोट, फिर काऊ, फिर ह्यूमन। तो ये तो तीनों चीज़ें सेम है, यानी कि प्रोटीन कंटेंट, फैट कंटेंट और एनर्जी कंटेंट, ये तीनों ही इसी सीक्वेंस में, सबसे पहले बफेलो, देन गोट, देन काऊ, देन ह्यूमन, इंसान। लेकिन एक चीज़ में डिफरेंस आ जाता है, एक चीज़ में हमने क्या किया, इस ह्यूमन को उठा के सबसे आगे डाल दिया, यानी कि ह्यूमन, बफेलो, गोट, काऊ।
तो ह्यूमन को सबसे ऊपर डाल दिया, वो है लैक्टोज। लैक्टोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज ज़्यादा होगा, इसलिए ह्यूमन मिल्क मीठा भी ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू बफेलो मिल्क। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ क्योंकि बफेलो का मिल्क किसके लिए है? बफेलो के बच्चे के लिए। काऊ का मिल्क किसके लिए? काऊ के बच्चे के लिए। ह्यूमन का मिल्क किसके लिए? ह्यूमन के बच्चे के लिए। अब जो बफेलो का मिल्क है वो बफेलो का जो बछड़ा है, काफ है, वो पिएगा, तो जो बछड़ा पिएगा तो उस बछड़े की जो हेल्थ है उसको हमें ग्रोथ इंसानों की तुलना में उसको ज़्यादा चाहिए, है ना, प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा है, फैट की ज़रूरत ज़्यादा है, इस कारण से। ठीक है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि बच्चों को भैंस का दूध या गाय का दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और इस कंडीशन में क्या कर सकता है, बच्चे की आंत में बीमारी कर सकता है। कौन सी बीमारी कर सकता है? एंटेरोकोलाइटिस कर सकता है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। ये हम वैसे पढ़ेंगे पीडियाट्रिक में, उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, एक क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे हो सर सिलेबस के अनुसार? हाँ, ये बेटा अपना न्यूट्रिशन वाला चल रहा है। आपका जो सिलेबस है अपन ने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिस्क्राइब किया था, तो एनाटॉमी दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, मैं अभी न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, तो न्यूट्रिशन में अपन बिल्कुल चल रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको सारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, टॉपिक कोई आगे पीछे हो सकते हैं, टॉपिक इसलिए भी आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, मेडिकल पढ़ रहे हैं, तो मेडिकल में जो चीज़ जहाँ जुड़ी हुई है मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाएंगे, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, उसकी चिंता मुझे करनी है। आपको क्या चिंता करनी है? आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको हमारी क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, तो आपको 3:30 बजे की चिंता करनी कि 3:30 बज के हमारी क्लास चालू हो गई। अब देखो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन आ गया, ये आपका पीडियाट्रिक में भी आ जाएगा, ये आपका मेडिसिन में भी आ जाएगा, और ये मैं आपका न्यूट्रिशन में भी थोड़ा पोर्शन इसका कवर करवा देता हूँ। क्या होता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन? हम प्रोटीन पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा लगे हाथ आपको प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन भी यहीं पे करवा देता हूँ, क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो जितना ज़्यादा चीज़ों को हम कवर कर लेंगे अच्छा रहेगा। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में क्या होता है, बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई, उस प्रोटीन की कमी से बच्चे में एनर्जी भी कम हो गई। हमने पी रेशो पढ़ा था, तो बच्चा क्या होगा, उस बच्चे में प्रोटीन की कमी से और एनर्जी की कमी से क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, उस बच्चे में उसकी ग्रोथ नहीं होगी, है ना। ये तो आप सभी जानते हो कि ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन आपको मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ है जो प्रोटीन बनाता है, वो है एक्टिन मायोसिन। ये क्या है दोनों? ये दोनों मसल के फिलामेंट हैं, मसल के प्रोटीन है। और एक होता है हमारे पास में एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है? ये ब्लड का प्रोटीन है। ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी बच्चे को या किसी आदमी को जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, डाइट में प्रोटीन नहीं मिलता, तो उसकी एक्टिन मायोसिन भी कम होने लग जाती है और एल्बुमिन भी उसका कम होने लग जाता है। अब मान लो मसल कम पड़ गई, एक्टिन मायोसिन नहीं बने, तो मसल क्या होगी? मसल थोड़ी सिकुड़ती जाएगी, छोटी होती जाएगी। उस शब्द को बोलते हैं मसल की वास्टिंग हो जाएगी। वास्टिंग होना मतलब पतला होते जाना। ठीक है, तो मसल की वास्टिंग होती जाएगी, तो बच्चे का जो साइज है वो बॉडी का, वो हमको छोटा दिखेगा, बच्चा हमें सिकुड़ा दिखेगा, दुबला पतला दिखेगा, उस चीज़ को हम वास्टिंग बोलते हैं। ठीक, तो उस पर आएंगे अभी हम। तो यहाँ पर पेम का जो फर्स्ट इंडिकेटर है, पेम मतलब प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का फर्स्ट इंडिकेटर क्या है? तो कभी भी किसी व्यक्ति को अगर एनर्जी नहीं मिली, प्रोटीन नहीं मिला, तो सबसे पहला इंडिकेटर क्या होगा? उसका वेट घटेगा या हाइट घटेगी? ऑब्वियसली वेट घटेगा ना। सबसे फर्स्ट हम वेट घटाने के लिए क्या करते हैं? खाना खाना बंद करते हैं, खाना कम कर दो तो वेट कम हो जाएगा, यही करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इंडिकेटर क्या हो जाएगा मालन्यूट्रिशन का? वेट फॉर एज। जिस बच्चे की 5 साल की उम्र में जितना वेट होना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, आपको कम मिलेगा, तो ये फर्स्ट इंडिकेटर है हमारा। ठीक है, तो वेट फॉर एज हो जाएगा कम, हमारे पास में वेट कम मिलेगा। अब यहाँ पे दो टाइप के पेम होते हैं, दो टाइप के प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है मेरस्मस और एक होता है क्वाशी और कोर। एक तो होता है मेरस्मस, मेरस्मस, और दूसरा होता है क्वाशी और कोर। याद कैसे रखोगे? नाम तो याद है ना, चीज़ें कैसे याद रखोगे, इसके अंदर क्या क्या होता है? तो नेक्स्ट स्लाइड पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है, वहां से हम इनके बीच की डिफरेंस करते हैं आपको। मेरस्मस नाम में लिखा हुआ मर, मर मतलब बच्चा हो जाएगा बिल्कुल मरतल्ला, बिल्कुल पतला सुकड़ा, बिल्कुल सींकिया पहलवान जैसा, एकदम दुबला पतला। ठीक है, मेरस्मस में क्या हो जाएगा? बच्चा दुबला पतला हो जाएगा। अब दुबला पतला बच्चा कब होता है? जब उसकी मसल्स वास्टिंग हो जाती है, यानी कि उसकी मसल सिकुड़ जाती है, उस बच्चे को प्रोटीन नहीं मिला, उस बच्चे के एक्टिन नहीं बना, उस बच्चे के मायोसिन नहीं बना, उसकी वजह से उसकी मसल हो गई वास्टिंग।
मसल वास्टिंग की वजह से उस बच्चे का वेट तो कम हो ही जाएगा, वेट तो उसका बहुत कम मिलेगा, लेकिन वहाँ पे उस बच्चे के बॉडी का फेट भी खत्म हो जाए, फेट भी नहीं मिलेगा, स्किन पे फेट नहीं मिलेगा, स्किन पे मसल्स नहीं, सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ दिखेंगी। इतनी बुरी कंडीशन जो है मैरस्मस के अंदर हो जाती है। तो मरतल्ला बच्चा, मर से याद रख लेना, मरतल्ला मैरस्मस, एम फॉर मसल, इससे भी याद रख सकते हो, मसल वास्टिंग हुई है। क्वाशियोरकोर के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन तो मैंने बताया था आपको, मसल प्रोटीन। तो मसल प्रोटीन अगर कम हो रहा है तो वो कौन सी डिजीज है, मैरस्मस। क्वाशियोरकोर में क्या होता है, ब्लड के प्रोटीन कम पड़ते हैं, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम है मेनली एल्बुमिन। तो एल्बुमिन क्या होता है, यहाँ पे एल्बुमिन हमारे पास कम हो जाता है ब्लड में। मसल वाला प्रोटीन भी कम होता है, ऐसा नहीं कि वो कम नहीं हो रहा, वो भी कम होता है, लेकिन एल्बुमिन भी हमारे पास कम होता है ज़्यादा। अब अगर आप में से किसी को पता हो तो जब भी ब्लड में एल्बुमिन कम होता है तो उस बीमारी का नाम होता है, उस कंडीशन का नाम होता है हाइपो एल्बुमिनेमिया। एल्बुमिन की ब्लड में कमी, हाइपो माने कम, एल्बुमिन माने एल्बुमिन, एमिया माने ब्लड। तो ब्लड के अंदर एल्बुमिन की कमी, ये चीज कहलाते हैं। अब इससे क्या होता है, ब्लड में प्रेशर जो है ऑन्कोटिक प्रेशर घट जाएगा और ब्लड में से जो पानी है वो पानी निकल के ब्लड से बाहर निकलेगा और टिश्यू में चारों तरफ जमा हो जाएगा और सूजन आनी शुरू हो जाएगी। कभी भी ये बीमारी है याद रखना, हाइपोएल्बुमिनिया जब भी हो, जब भी एल्बुमिन की कमी हो, शरीर में सूजन आती है, पाँव में सूजन आती है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अब पता कर लो कि एल्बुमिन की कमी से बॉडी में स्वेलिंग आती है, और पूरी बॉडी में स्वेलिंग आती है, और पूरी बॉडी में जो स्वेलिंग होती है उसको बोलते हैं एनासार्का। ये शब्द याद रख लेना जो बीच बीच में बता रहा हूँ, एनासार्का, एनासार्का, ANASARCA, एनासार्का मतलब पूरी बॉडी में स्वेलिंग होना एनासार्का कहलाता है। तो क्या होगा, बच्चे के मसल तो वीक है लेकिन उसके स्वेलिंग भी आ गई बॉडी में, तो बॉडी में स्वेलिंग आने से क्या होगा, बच्चा हमको मोटा दिखेगा। तो हम जब उस बच्चे को देखेंगे तो मोटा बच्चा दिखेगा, मोटा बच्चा दिखेगा तो हमको क्या लगेगा, तो अच्छा बच्चा है, इसको तो कोई बीमारी नहीं है। तो मैरस्मस और क्वाशियोरकोर में से मैं तो ये मानता हूँ क्वाशियोरकोर ज़्यादा खराब है, क्योंकि मैरस्मस में बच्चा बीमार है तो बीमार दिखता तो है, क्वाशियोरकोर में बीमार है लेकिन उसके ऊपर इडेमा होने की वजह से वो मोटा दिखता है, तो लोगों को क्या लगता है, तो देखो अच्छा भला मोटा लड़का है, इसको क्यों जा करके इलाज कराएं, क्या है इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कंडीशन जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तब फिर इलाज कराने भागते हैं, जब बच्चा बेहोश होने लग जाता है या कुछ और चीज़ें होने लग जाती है ना, तब जाकर लोग भागते हैं। तो इस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना है कि क्वाशियोरकोर के अंदर इडेमा की वजह से जो है बच्चा का जो मसल वास्टिंग है वो दिखाई नहीं पड़ती है, इस चीज को ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। बाकी क्या क्या है, मसल वास्टिंग मैरस्मस में ऑब्वियस से दिखाई देती है, क्वाशियोरकोर में हिडन बाय इडेमा एंड फेट, हिडन हो जाती है। फेट वास्टिंग मैरस्मस में, फेट में सीवियर लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फेट, फेट का लॉस होता है इसलिए बच्चा पतला दिखता है, ठीक है। क्वाशियोरकोर के अंदर फेट रहेगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी पर रहेगी थोड़ी। इडेमा, मैरस्मस में कोई इडेमा नहीं आता, क्वाशियोरकोर में इडेमा हो गया, कहाँ होगा, पाँव में होगा, पाँव में तो हमेशा इडेमा होगा ही होगा क्योंकि पाँव जो है वो आपके डिपेंडेंट है ना, तो पानी सारा नीचे जाएगा, पाँव में जाएगा। फेस पे भी होगा, फोर आर्म पे भी होगा, हाथों पे भी होगा, फेस पे भी होगा। तो फेस फूला फूला रहेगा तो लगेगा तो बढ़िया खा पी के मोटा हो रहा है, जबकि बेचारा हो तो क्वाशियोरकोर से जूझ रहा है ना। वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट मतलब बच्चे की हाइट के हिसाब से उसका वेट कितना है। तो मैरस्मस में क्या हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है, वेरी लो, क्योंकि बिल्कुल मसल वास्टिंग हो चुकी है। क्वाशियोरकोर में लो होता है लेकिन मास्क्ड बाय इडेमा, पानी इकट्ठा हो गया ना तो पानी का वजन आ जाता है वहां पे शरीर में, है ना, पानी का वजन आ जाता है। मेंटल चेंजेज, मेंटल चेंजेज में बच्चा मैरस्मस में बेचारा आलस में पड़ा रहेगा, क्वाइट एपैथी में पड़ा रहेगा, और क्वाशियोरकोर में या तो आलस में पड़ा रहेगा या फिर इरिटेबल भी हो सकता है, चिड़चिड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में मैरस्मस में एपेटाइट, भूख, तो भूख इसमें अच्छी लगती है। मैरस्मस की बीमारी में बच्चों को अगर आप खिलाओगे तो खाना खा लेगा, क्वाशियोरकोर के अंदर उसको भूख उसकी पुअर हो जाती है। डायरिया, डायरिया होता है, दोनों कंडीशन में डायरिया होता है ना। डायरिया क्यों हो रहा है, अब देखो बच्चों को डायरिया क्यों हो रहा है, क्योंकि डायरिया इसलिए हो रहा है कि प्रोटीन की कमी की वजह से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है ना, वो एंजाइम भी प्रोटीन ही है।
तो आपके शरीर में प्रोटीन तो है ही नहीं, तो एंजाइम भी कम हो जाएंगे, तो जब आप कुछ खाओगे तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो डायरिया होना शुरू कर देगा। स्किन चेंजेज, मेरेस्मस में कोई स्किन चेंज नहीं होता, क्वाशियोरकोर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस। मतलब फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस मतलब शरीर पे जगह जगह पेंट के, जैसे पेंट करते हैं, पुताई करते हैं तो पुताई के छींटे पड़ जाते हैं, तो इस तरह से फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस हो जाएगा। स्किन पे जगह जगह चकत्ते पड़ जाएंगे जिसको पेंट किया हो किसी ने, है ना। तो ये डिफ्यूज पिगमेंटेशन है। डिफ्यूज का मतलब बिखरा हुआ, किसी एक जगह नहीं, हाथ पे हो सकता है, सिर पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, पीठ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इस चीज़ को आपने को याद रखना है। फिर हेयर चेंजेज, हेयर चेंजेज मेरेस्मस में नहीं आते। तो मेरेस्मस की अच्छी बात क्या है, इसमें सिर्फ मसल चेंजेस आ रहे हैं। हेयर चेंजेस यहाँ पर दिखेंगे, सिल्की इजीली टूटने वाले बाल यहाँ पर बन जाएंगे। हिपेटिक एनलार्जमेंट, लीवर का साइज बढ़ना मेरेस्मस में नहीं होता, लेकिन यहाँ हो सकता है क्वाशियोरकोर में, क्योंकि या तो फेट जमा हो जाएगा या इडेमा हो जाएगा, दोनों कंडीशन के अंदर। बायोकेमिकल एनालिसिस में एल्बुमिन का लेवल मेरेस्मस में नॉर्मल रहेगा या थोड़ा सा घट सकता है, लेकिन क्वाशियोरकोर में तो बहुत कम हो जाएगा। उस बहुत कम की वजह से ही, हाइपोएल्बुमिनिया की वजह से ही इडेमा हो रहा है, ठीक है। यूरिनरी यूरिया पर क्रिएटिनिन, यूरिया नॉर्मल रहेगा लेकिन जब लो हो जाएगा। ये प्रोलीन क्रिएटिन का लेवल ये आपके काम का नहीं है, लो रहेगा। और प्लाज्मा एमिनो एसिड रेशो, प्लाज्मा एमिनो एसिड रेशो मेरेस्मस में नॉर्मल है और यहाँ पर एलिवेटेड है। क्यों एलिवेटेड है? क्योंकि प्लाज्मा एमिनो एसिड रेशो, यानी कि प्लाज्मा को ऊपर ले रहे हो आप, बटा एमिनो एसिड नीचे ले रहे हो, तो एमिनो एसिड आपके जब घटेंगे तो रेशो यहाँ पे, जैसे प्लाज्मा है 10 और एमिनो एसिड है 10, तो वे रेशो हो गया 1। लेकिन प्लाज्मा है 10 और एमिनो एसिड 5 कर दिए तो रेशो हो जाएगा 2, तो बढ़ गया ना, 1 की जगह 2 हो गया। तो एमिनो एसिड घटने की वजह से ये लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि मेरेस्मस में ओनली मस्कुलर चेंज मिल रहे हैं, इसके अलावा कोई चेंज नहीं मिल रहा। बाकी दुनिया भर के सारे चेंज, चाहे वो फेट का जमा होना हो, चाहे इडेमा होना हो, या फिर इरिटेबिलिटी होनी हो, या डाइटरी इंटेक या एपेटाइट पुअर हो, या फ्लेकी पेंट स्किन में चेंजेज हो, या बालों में चेंजेज हो, या लीवर में चेंजेज हो, या एल्बुमिन के लेवल में चेंजेज हो, या प्लाज्मा अमोनिया लेवल में चेंजेज हो, या यूरिनरी यूरिया या हाइड्रोक्सीपोलिन का लेवल चेंजेज हो, ये सारे चेंजेज केवल और केवल आपको क्वाशियोरकोर में मिल रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो मतलब क्वाशियोरकोर में सारे चेंजेज हैं, मेरेस्मस में केवल वास्टिंग है। तो ये क्वेश्चन, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस। और ये सवाल किस तरह से आएगा आपके एग्जाम में? आपके एग्जाम में आएगा कि आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, एक बच्चे को एक माँ लेकर के आई है, वो बच्चा कुछ दिनों से कुछ खा नहीं रहा है, और उस बच्चे के स्किन के ऊपर इस तरह से पैचेज बने हुए हैं, उस बच्चे के बाल में इस तरह से बना हुआ है, बताओ उस बच्चे को क्या बीमारी हो सकती है। तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कोई एक सवाल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है माल न्यूट्रिशन के इंडिकेटर। अब हमारे पास बच्चा तो आ गया, लेकिन अब उसको हम कैसे एनालिसिस करें, इंडिकेटर कैसे लें कि हाँ इसको माल न्यूट्रिशन है या नहीं। तो इसके लिए 3 क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। एक गोमेज क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, एक वाटरलो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, और एक आर्म सरकमफेरेंस या मिड आर्म सरकमफेरेंस हम निकालते हैं। नाम से घबराना मत, बहुत आसान है। गोमेज वोमेज नाम सुन के, वाटरलो का नाम सुन के घबराना मत, बहुत आसान है। गोमेज क्लासिफिकेशन, तो ये बन गया हमारे पास में गोवा, गोवा बन गया ये। गोमेज क्लासिफिकेशन, वाटरलो क्लासिफिकेशन और आर्म सरकमफेरेंस, ठीक है। या गोवा में कर दो इसको, गोवा में, एम से ले लो मिड आर्म सरकमफेरेंस, MAC ले लो, ठीक है। अब गोमेज क्लासिफिकेशन पे आ जाओ कि गोमेज क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, ठीक है। सर हियर लॉस हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट है? हेयर लॉस का ट्रीटमेंट क्या है? हेयर लॉस तो मेरे को ही हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट है? हेयर लॉस तो होता है, इसको हो गई, ठीक है। तो गोमेज क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। गोमेज क्लासिफिकेशन किस तरह से काम करता है आपका? ये वेट के रिटार्डेशन पे काम करता है कि आप बच्चे का वेट, यानी हमारे पास पेम में जनरली क्या बच्चे आते हैं, इसलिए मैं बच्चा बोल रहा हूँ बार बार, कि वेट के रिटार्डेशन पे वेट कम होगा, है ना, वेट कम होता जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने 5 साल का एक बच्चा हमारे पास आया, और 5 साल पर हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चे का वजन जो है कम से कम 20 से 25 किलो होना चाहिए, लेकिन हमारे पास बच्चा आया उसका वजन है 10 किलो, तो हम क्या बोलेंगे कि इस बच्चे का वजन है 10 किलो, होना कितना चाहिए था? 25 किलो। तो हमारे पास में 40% इस बच्चे के अंदर
वेट है ओनली। हालांकि इतना कम भी नहीं होता है, 10 भी नहीं आता, पर फिर भी एक हमने एक आइडियल दिया है आपको। तो ये बच्चा जो है माल न्यूट्रिशन के अंदर है। हम कैसे निकालेंगे? वेट फॉर एज परसेंटेज निकालेंगे। वेट फॉर एज में क्या होगा, जो भी बच्चा हमारे पास पेशेंट आया उसका वेट क्या है, और वेट ऑफ ए नॉर्मल चाइल्ड ऑफ सेम एज, उस एज पे ही नॉर्मल बच्चे का वेट क्या होता, इसको 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास 90 से 110% अगर वैल्यू आती है, अगर मान लो 25 किलो होती 5 साल पर, बच्चा हमारे पास भी 25 किलो का ही आ रहा है, तो 100% वैल्यू आ गई तो नॉर्मल बच्चा है। अगर ये परसेंटेज 75 से 89% के बीच में आती है तो हम कहते हैं इसको फर्स्ट डिग्री का माल न्यूट्रिशन, यानी कि माइल्ड माल न्यूट्रिशन है। अगर 60 से 74% आता है आंसर तो हम कहते हैं सेकेंड डिग्री का माल न्यूट्रिशन, यानी कि मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। और अगर 60% से कम वैल्यू आती है, यानी कि बच्चा हमारे पास आया जिसका वजन यहाँ पे 10 किलो है, 15 किलो है, 15 किलो से नीचे का बच्चा आया, तो यहाँ पर थर्ड डिग्री का माल न्यूट्रिशन, इसको हम सीवियर माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है गोमेज भाई साहब ने दिया था, इसलिए इसको गोमेज क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो गोमेज क्लासिफिकेशन किस पे काम करता है? वेट रिटार्डेशन पर। ठीक है, अब वेट रिटार्डेशन है तो ये बताओ अक्यूट कंडीशन में यूज लेंगे कि क्रोनिक कंडीशन में यूज लेंगे? तो पहले तो आपको अक्यूट एंड क्रोनिक का डिफरेंस पता होना चाहिए कि अक्यूट क्या है। तो अक्यूट बीमारी वो बीमारी होती है जो कुछ समय के लिए डेवलप हुई है या हाल ही में डेवलप हुई है। क्रोनिक वो बीमारी होती है जो लंबे समय से चली आ रही है, 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से, कुछ महीनों से चली आ रही है, वो क्रोनिक होती है। अब यहाँ पे मान लो कोई मैं हूँ जैसा, या कोई बच्चे को ले लो, किसी बच्चे ने 10 दिन तक खाना नहीं खाया, तो क्या उसकी हाइट घट जाएगी? क्या 5 दिन तक खाना नहीं खाया तो क्या उसकी हाइट घट जाएगी? क्या उसकी हाइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर उसका वेट घट सकता है क्या? बिल्कुल घट सकता है। तो 5 दिन खाना नहीं खाने से, 5 दिन के माल न्यूट्रिशन से बच्चे का वेट घट सकता है। तो वेट क्या हो गया? हमारी अक्यूटनेस को दिखाता है वो, माल न्यूट्रिशन की अक्यूटनेस को कौन दिखाता है? वेट दिखाता है। अब मान लो एक बच्चा है 3 साल का और उसको बचपन से खाना नहीं मिल रहा बराबर, तो उस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, उसकी हाइट रिटार्ड हो जाएगी। 3 साल से बच्चा 4 साल का होगा, हाइट नहीं बढ़ पाएगी। तो हाइट जो है क्रोनिसिटी का मापदंड हो गया कि किसी बच्चे के अंदर हाइट उसकी नहीं बढ़ पाई, तो इसका मतलब उसको लंबे समय से उसको बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, इसकी वजह से उसकी हाइट नहीं बढ़ पा रही। ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि क्रोनिक, इनमें से कौन सा इंडिकेटर क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को दिखाता है? वेट कभी भी क्रोनिक माल न्यूट्रिशन नहीं हो सकता, वो एक सपोर्ट में हो सकता है, पर हाइट हमेशा क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में आएगी। हाइट कभी भी अक्यूट माल न्यूट्रिशन में नहीं आ सकती, ये बात ध्यान रखना। 10 दिन खाना खाने से हाइट नहीं घट जाएगी। खाना नहीं मिला सालों तक बच्चे को, 6 महीने तक नहीं मिला, साल भर तक नहीं मिला, तब उसकी हाइट बढ़ती नहीं है ना। तो क्रोनिक के अंदर हाइट आती है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब आता है हमारे पास में वाटरलो का क्लासिफिकेशन। तो वाटरलो क्या कहता है? वाटरलो वो जो हाइट वाली बात करता है। गोमेज तो क्या कर रहा था? वेट की बात कर रहा था। गोमेज क्लासिफिकेशन में ओनली हमें अक्यूटनेस पता लग रही थी, वाटरलो में हमें हाइट की बात चल रही है। वाटरलो कहता है कि अगर क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है तो स्टंटिंग हो जाएगी। स्टंटिंग का मतलब होता है ठिगना रह जाना, यानी कि हाइट का नहीं बढ़ना। और अक्यूट कंडीशन है तो वास्टिंग होगी। वास्टिंग किसकी होगी? मसल की, मसल पतली होती जाएंगी। तो इसने एक ग्राफ, एक जो है चार्ट बनाया कि वेट अपॉन हाइट, अगर हम हाइट पर वेट को देखें तो वेट तो हमेशा अक्यूट कंडीशन है, तो जब हमने वेट को देखा तो अगर वेट की वैल्यू मीन से कम है, मीन -2 HD से कम है, ठीक है, और ये सॉरी यहाँ ज़्यादा है और कम है, दो हमने बना दिए। तो अगर मीन -2 HD से ज़्यादा है तो फर्स्ट कंडीशन में नॉर्मल, ये तो नॉर्मल ही आएगा, ठीक है। और इधर से पकड़ो हाइट, हाइट अपॉन एज, कितनी एज पर कितनी हाइट होनी चाहिए, तो कितनी एज पर कितनी हाइट होनी चाहिए। अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा है, -2 HD से ज़्यादा है, तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आगे चलो, यहाँ देखो वास्टेड, वास्टेड क्यों? वास्टेड यानी कि मसल नहीं बिल्ड हुई। क्यों मसल बिल्ड नहीं हुई? वेट कम है, वेट हमारे पास में कम है, ठीक है, वेट कम है तो वास्टिंग होगी, हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइट पे कब फर्क पड़ेगा? जब मीन -2 HD हमारा किसका कम होगा? हाइट का कम होगा, तो यहाँ स्टंटिंग रह जाएगी। अब ये हमारे को थोड़ा समझ में नहीं आया है ना, थोड़ा समझ में नहीं आया, तो इसके लिए हम क्या करें, खाली स्लाइड
लें। खाली स्लाइड कैसे लेंगे इसमें अपन एक कोई भी एक खाली स्लाइड में देख लेता हूँ। हाँ, इसको ले लेते हैं, है ना, इसको ले लेते हैं। इसको वापस से वाटर लो को हम एक बार अपनी खुद का एक अपन ड्रॉ करते हैं इधर। हम एक 2x2 की टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि वेट बच्चे का नॉर्मल है और यहाँ पे डिक्रीज है, और हाइट बच्चे की नॉर्मल है और यहाँ हाइट डिक्रीज है। जब हाइट डिक्रीज है तो क्रॉनिक है, तो दोनों में स्टंटिंग दोनों में आ जाएगी। और वेट कम है, वेट डिक्रीज है, तो वेस्टिंग मसल वास्टिंग दोनों में आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्या बचा, यहाँ पे ये भी नॉर्मल और इधर भी नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो यानी किसी की बच्चे की वेट और हाइट अगर नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन वेट तो आ रहा है आपका डिक्रीज और हाइट आ रही है नॉर्मल, तो उसको बोलेंगे ओनली फास्टिंग, जिसमें सिर्फ एक्यूट कंडीशन है ये, क्योंकि हाइट इसकी नॉर्मल आई है। लेकिन दूसरी कंडीशन में आपकी हाइट डिक्रीज है बच्चे की और वेट नॉर्मल है, तो इसको बोलेंगे स्टंटिंग। और अगर हाइट और वेट दोनों डिक्रीज है तो स्टंटिंग और वास्टिंग दोनों हो गई इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, ये मैं वहाँ समझा रहा था आपको। वो मीन माइनस H2SD था, इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एक हमारे पास मिड आर्म सर्कमफेरेंस। एक ये भी तरीका है नापने का। मिड आर्म सर्कमफेरेंस क्या है, हमारी आर्म है, इसके बीच में पकड़ के हमको नापना है घेरा कितना है। तो इसके लिए टेप आती है, उस टेप को बोलते हैं शाकिर टेप। शाकिर याद रख लेना, मिड आर्म सर्कमफेरेंस किससे नापा जाता है, शाकिर टेप से नापा जाता है। शाकिर टेप किस काम में आती है, ये बहुत जरूरी है, नर्सिंग के स्पेशली जरूरी है, क्योंकि नर्सिंग में जो ANM होती हैं, ANM को बच्चों का एग्जामिनेशन करना पड़ता है, तो वहाँ पे उसको शाकिर टेप का बहुत काम आता है। इसलिए ANM वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है शाकिर टेप, और GNM वालों के लिए भी है। यहाँ पे अगर बच्चे का आपने मिड आर्म सर्कमफेरेंस नापा, नापने के बाद अगर वो 13.5 से ज़्यादा आया तो ये ग्रीन कैटेगरी के अंदर आ जाता है शाकिर टेप में, और ये नॉर्मल होता है। अगर 12.5 से 13.5 है तो माइल्ड टू मॉडरेट मालन्यूट्रिशन है, ये आपकी येलो कैटेगरी के अंदर आ जाता है, येलो कलर की हो जाती है टेप वहाँ पे। और 12.5 से कम है तो ये रेड कैटेगरी में आ जाता है, और ये सीवियर मालन्यूट्रिशन कहलाता है। जो हमारी टेप होती है वो इस तरह की टेप होती है, ऐसे लंबी टेप होती है। इसके अंदर यहाँ तो रेड कलर बना होता है, यहाँ पे येलो कलर बना होता है, और बाद में ग्रीन कलर बना होता है। तो जितना घेरा ज़्यादा होगा कलर चेंज होता जाएगा, ये इस तरह से। अगर इतने से में आ गया बच्चे का हाथ आम, तो इसका मतलब उसको पतला बच्चा है। अगर थोड़े ज़्यादा में आया और ज़्यादा में आया, इस तरह से टेप होती है हमारे पास, उसको शाकिर टेप कहते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो? नंबर पॉइंट है कि सिंगल बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ, वो है हमारा वेट। वेट ही सबसे बेस्ट है। सबसे पहले कोई वेट एक्यूट को भी बताता है और क्रोनिक को भी बताता है। ठीक है, सिंगल मोस्ट सेंसिटिव मेजर ऑफ ग्रोथ वो भी वेट है। वेट से ही हमें ग्रोथ पता चलेगी, क्योंकि कईयों में हाइट कन्वेंशनल भी नहीं बढ़ती। किसी के पिताजी की हाइट कम है तो उसकी भी हाइट कम रहेगी, तो उस कंडीशन में वो कहेंगे इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही। अब हाइट नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब थोड़ी ग्रोथ नहीं हो रही, वेट तो बढ़ रहा है ना। सिंगल मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, ये भी वेट है हमारे लिए। ठीक है, तो वेट ही सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। वेट फॉर हाइट इज कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन वेट अलोन। वेट फॉर हाइट को ज़्यादा बेटर माना जाता है ओनली वेट की तुलना में। ठीक है, हाइट इज ए स्टेबल मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एज अपोज टू बॉडी वेट। स्टेबल मेजरमेंट माना जाता है हाइट को, क्योंकि हाइट एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई, घट नहीं सकती। वेट घट सकता है, बढ़ भी सकता है, इसलिए स्टेबल मेजरमेंट हाइट को माना जाता है। देन वेट रिफ्लेक्ट्स ओनली प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस। वेट से ओनली प्रेजेंट आज की आपकी क्या कंडीशन है वो पता चलती है, जबकि हाइट से पास्ट की कंडीशन पता भी लगती है। यानी कि पहले आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला इसलिए हाइट नहीं बढ़ी। तो ये चीज़ हमारी ध्यान रखने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है, एज इंडिपेंडेंट पैरामीटर कौन कौन से हैं जिनमें हमारे एज का पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। एक है वेट फॉर हाइट, हाइट पर कितनी वेट है। एक है मिड आर्म सर्कमफेरेंस, बच्चे के आर्म का सर्कमफेरेंस क्या है। फेट की थिकनेस कितनी है, फेट को ऐसे यूँ स्किन सबक्यूटेनियस स्किन को इस तरह से पकड़ के देखते हैं, इसकी थिकनेस कितनी है, 0.5 mm से ज़्यादा है कि कम है ना, 0.5 सेंटीमीटर से। बॉडी रेशो क्या है, बॉडी रेशो कौन है, जैसे BMI निकाल लो, तो BMI में हमारे को कहीं भी एज के बारे में जिक्र नहीं करते। वेट अपॉन हाइट निकाल लो, ये वही हुआ, वेट अपॉन हाइट वही कॉमन हो गया। MAC
और हेड सर्कमफेरेंस का रेशो निकाल लो। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, है ना। तो एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर एज इंडिपेंडेंट है या कौन सा पैरामीटर एज इंडिपेंडेंट नहीं है। तो 3 में तो ये कोई दे देंगे और एक आपको वेट फॉर एज दे देगा, ठीक है। अब आपके कुछ क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन क्वालिटी फॉर रिकमेंडिंग द डाइटरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे फर्स्ट स्लाइड में कि कौन सा सबसे बेस्ट है, बताया था, दिया डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड स्कोर, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये मैंने 5 ऑप्शन कर दिए यहाँ पर, तो आपके तो 4 ही आएंगे, चिंता मत करो, 5 नहीं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बायोलॉजिकल वैल्यू इज मैक्सिमम ऑफ, किसकी बायोलॉजिकल वैल्यू मैक्सिमम है? बायोलॉजिकल वैल्यू, आंसर बताओ। सोयाबीन, सोयाबीन बताया था, एक बताया था, क्या बताया था? सोयाबीन के लिए तो ये बताया था कि हाईएस्ट प्रोटीन है 43.2 ग्राम पर 100 ग्राम। अंडे में तो हमारे पास कम ही होता है, 12-13 ग्राम ही होता है, लेकिन बायोलॉजिकल वैल्यू बेस्ट होती है अंडे की बायोलॉजिकल वैल्यू, और प्रोटीन कंटेंट होता है सोयाबीन का ज़्यादा, ठीक है। तो आंसर इसका ए आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज, आ गया, हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज सोयाबीन, है ना। अगर ऑप्शन वही रखते, पुराने वाले ऑप्शन रखते, एग, मिल्क, सोयाबीन, पल्स, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए ये भी ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना। देन मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ ऑल विटामिन एक्सेप्ट, मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं होता? ये ए बी सी डी। तो विटामिन सी किसमें मिलता है? नारंगी में, नींबू में, लेमन में। तो मिल्क में अगर लेमन डाल दिया तो क्या हो जाएगा? मिल्क फट जाएगा ना, मिल्क फट जाएगा अगर नींबू डाल दिया मिल्क में। तो विटामिन सी आपके मिल्क में नहीं होता, इससे याद रख लेना आप उसको, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी ओनली मिल्क पे अगर कोई बच्चा रहेगा तो। एक लास्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ क्रोनिक मालन्यूट्रिशन, क्रोनिक मालन्यूट्रिशन के लिए बेस्ट पैरामीटर क्या है? तो क्रोनिक के लिए मैं बार बार बोले जा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्रोनिसिटी दिखाती है। वेट तो आप 5 दिन खाना नहीं खाओगे तो भी घट जाएगा, लेकिन हाइट आपकी 5 दिन में नहीं घटेगी, उसके लिए सालों तक क्रोनिक इलनेस चाहिए, क्रोनिक मालन्यूट्रिशन चाहिए। तो आंसर देख लो, हाइट वाला, वेट फॉर एज नहीं होगा, वेट फॉर हाइट नहीं होगा, हाइट फॉर एज, ये आंसर हमारा हो जाएगा। आंसर सी आई थिंक इसका आंसर है, ठीक है। तो लास्ट था हमारा आज का टॉपिक। अब मिलते हैं आपसे कल वापस नए टॉपिक के साथ। कल हम कार्बोहाइड्रेट करेंगे, तो आप कल की क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।